दुर्भाग्य है कि इजराइल ने उनको रोक दिया और उनको वापस भेज दिया। तो ये जो इजराइल कर रहा है कि राहत का सामान भी नहीं पहुंचने दे रहा है, खाने पीने की चीज़ों को जाने से रोक रहा है, ये तो बहुत बड़ा युद्ध अपराध है जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सर कहा जाता है नहीं, मेरे ख्याल से मुख्य तो वही है, तेल का सवाल, कि तेल के संसाधनों पे कैसे अमेरिका और अमीर देशों का कब्जा रहे। ये सारी लड़ाई इसी बात की है। और इजराइल को आप भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को वैध मान रहे हैं, लेकिन आप ईरान जब बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको नहीं बनाने देना चाहते। ये दोहरी नीति है। होना तो ये चाहिए कि सभी देश परमाणु हथियारों को ख़त्म करें, जिसमें वो 5 भी शामिल हैं जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह से भेदभाव करेगा कि आप भारत पाकिस्तान का युद्ध तो रोकते हैं, लेकिन आप इजराइल को गाज़ा पे हमला करने देते हैं और ईरान पे भी हमला करने देते हैं। हमारे साथ दिख रहे मामूली से व्यक्ति, ये आपको इनके बारे में बता दूं कि आईआईटी बनारस से ये पढ़े हुए हैं और कैलिफोर्निया में इन्होंने डॉक्टरेट किया है। साथ ही मैग्सेसे अवॉर्डी हैं, इनको अवार्ड मिला है मैग्सेसे बच्चों की एजुकेशन के लिए। सर, क्या लगता है जिस तरीके से आज देश और दुनिया के हालात है, क्या लग रहा है कि दुनिया जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रही है? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैग्सेसे मैंने ये जो इज़राइल इस समय हमला कर रहा है गज़ा पे, और उसमें जिस तरह से अमेरिका उसका साथ दे रहा है, क्योंकि मैग्सेसे की राशि अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकेफेलर फाउंडेशन से आती है, तो राशि तो मैंने पहले वापस कर दी थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है उसके विरोध में मैग्सेसे भी वापस कर दिया है। देखिए, ये बात तो लग रही है और ये सवाल पूछने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया, परमाणु युद्ध होने से रुकवा दिया, ऐसा उन्होंने कई बार कहा। और इतना ही नहीं, पुतिन से भी कहलवाया, जिसको भारत साफ मना कर रहा है। लेकिन वही डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की क्यों मदद कर रहे हैं गाज़ा वासियों को कुचलने के लिए? और वो क्यों इजराइल को ईरान के जो परमाणु संयंत्र जहाँ भी लगा है वहाँ पे क्यों हमला करने दे रहे हैं? देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, CTBT है, NPT है, परमाणु अप्रसार संधि। CTBT ये है कि हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, न्यूक्लियर टेस्ट। तो इस पे सारे देशों से साइन करवाए गए हैं कि 5 देशों को छोड़ के जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, यानी कि अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, रूस और फ्रांस, इनको छोड़ के दुनिया का कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं बना सकता। भारत ने इस पे साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने साइन नहीं किया है, इजराइल ने साइन नहीं किया है, और इन तीनों देशों ने बनाए हैं। तो इन्होंने भी उसका उल्लंघन किया है। तो आप इनके साथ तो वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप ईरान के साथ कर रहे हैं या उत्तर कोरिया के साथ आप करते हैं। तो ये एक दोहरी नीति है अमेरिका की कि इजराइल ने बिना CTBT और बिना NPT पे साइन किए, उसने भी परमाणु हथियार बनाए हुए हैं, पर आप उसके परमाणु हथियार को वैध मान रहे हैं। आप भारत और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को वैध मान रहे हैं, लेकिन आप ईरान जब बनाने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको नहीं बनाने देना चाहते। ये दोहरी नीति है। होना तो ये चाहिए कि सभी देश परमाणु हथियारों को ख़त्म करें, जिसमें वो 5 भी शामिल हैं जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह से भेदभाव करेगा कि आप भारत पाकिस्तान का युद्ध तो रोकते हैं, लेकिन आप इजराइल को गाज़ा पे हमला करने देते हैं और ईरान पे भी हमला करने देते हैं, तो ये बहुत संभव है कि ये विश्व युद्ध सर, में इस बीच जो कल हमला हुआ उसके बीच में बयान आता है अमेरिका की तरफ से कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हम इजराइल का दिफा ज़रूर करेंगे। अब जो भी उसने किया, हमला किया ईरान पे, लेकिन हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो इसको कैसे देख, क्या उनकी जानकारी नहीं थी? क्या बिना इजराइल ने इन्फॉर्मेशन दिए ईरान पर हमला कर दिया? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप देखिए इसी समय डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में एक वार्ता भी चल रही थी, है ना? वो कोशिश कर रहे थे कि ईरान जो है वो बातचीत के लिए तैयार हो जाए और अमेरिका की शर्तों को मान ले।
और शर्तें वो यही रही होंगी कि भाई सब कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसकी देख रेख में हो, ताकि अमेरिका को मालूम रहे कि ईरान क्या कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे देशों को परमाणु ऊर्जा बनाने की छूट दी गई है, लेकिन परमाणु हथियार नहीं बना सकते। तो ये हो ही नहीं सकता कि बिना अमेरिका की जानकारी के इजराइल ने हमला किया है। ये दोनों की मिली भगत है, हम देख रहे हैं, साफ साफ मिली भगत है। चाहे वो जो बाइडन रहे हों या डोनाल्ड ट्रंप रहे हों, इजराइल को लगातार पैसा देना, हथियार देना और अपने सैनिक भी उपलब्ध कराना, ये अमेरिका की नीति है और वो इजराइल के साथ है, ईरान के खिलाफ है, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सर पिछले 2 साल से गाजा में जेनोसाइड हो रहा है। पूरा पश्चिमी मीडिया और पश्चिमी देश सिर्फ निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन कल जैसे ही ईरान ने रिटेलिएट किया, वापस से हमला किया, तो अब सब लोग ईरान पर बोल रहे हैं कि ये जो है कानून का उल्लंघन है। जी जी, ये भी दोहरी नीति है देशों की कि आप इजराइल के खिलाफ कोई भी देश कड़ी भूमिका लेने को तैयार नहीं है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका एकमात्र देश है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में गया उनके खिलाफ। वहाँ भी हालांकि कोई बहुत अच्छा फैसला नहीं हुआ, और अभी कुछ देशों ने मिलके इजराइल के 2 मंत्रियों के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं कि वो अगर कहीं बाहर जाएंगे तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन वो मंत्री इसमें मुख्य किरदार नहीं निभा रहे हैं। मतलब इसमें नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुख्य भूमिका है। तो अगर पूरी दुनिया के देशों को अगर कोई कार्रवाई करनी है तो उनको एक होके इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वो कोशिश तो बहुत करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पारित हो जाएं, सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हो जाएं, लेकिन हमेशा वहाँ पे अमेरिका जो है वीटो कर देता है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की स्थिति है। लेकिन दुनिया भर के देश दक्षिण अफ्रीका को छोड़ के और एक आध और मुल्क हैं उनको छोड़ के कोई भी इजराइल के खिलाफ भूमिका लेने को तैयार नहीं है। इसमें हम प्रशंसा करना चाहेंगे ग्रेटा थुनबर्ग की, जो 12 लोगों को लेकर निकली। वो यूरोप की रहने वाली है और ये ज़रूरी है कि यूरोप और अमेरिका ये इजराइल के खिलाफ भूमिका लें, तभी ये युद्ध रुकेगा। तो ग्रेटा थुनबर्ग अपने 12 लोगों को लेके वहाँ से निकली इटली से। जहाज़ जो है इंग्लैंड का था और वो गाज़ा पहुँचना चाहती थी, लेकिन वो राहत का सामान लेके आ रही थी। हम लोग भी राहत का सामान लेके 2010-11 में गए हैं। 2010 में तुर्की का जहाज़ मावी मारवारा भी सामान लेके जा रहा था राहत का, जिस पे कि इजराइल ने हमला कर दिया था और 9 तुर्की मारे गए थे, तुर्की नागरिक। तो उसी तरह से ग्रेटा थुनबर्ग जाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इजराइल ने उनको रोक दिया और उनको वापस भेज दिया। तो ये जो इजराइल कर रहा है कि राहत का सामान भी नहीं पहुंचने दे रहा है, खाने पीने की चीज़ों को जाने से रोक रहा है, ये तो बहुत बड़ा युद्ध अपराध है जिसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सर कहा जाता है कि इजराइल जो एक अदना सा देश है वो पूरा मनमानी करता है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाता है। लेकिन कुछ कार्यकर्ता जो एक्टिविस्ट हैं, जो मानवता में बिलीव करते हैं, वो अगर गाजा जाते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब खबर आ रही है कि ग्लोबल मार्च टू गाजा जो होने वाला था उसमें भी मिस्र में, इजिप्ट में उनको, जो इंडिया से भी एक डेलीगेशन गया हुआ है, तो उनको डिटेन कर लिया गया है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या सिर्फ इजराइल की मनमानी चलेगी? नहीं, इसमें मुझे भी जाना था। हमारे साथी हैं फिरोज़ मिठीबोर वाला, जो हम लोग साथ में गए थे 2010-11 में गाज़ा। तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया था, पर दूसरे कार्यक्रमों की वजह से मैं नहीं जा पाया। तो ये जो साथी वहाँ पहुँचे काहिरा में और जो मार्च करने वाले थे, ये इनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उनको मालूम था कि उनको वहाँ पहुँचने नहीं दिया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पहुँचे और मिस्र ने रोका है। लेकिन जब दुनिया के विभिन्न देशों की सरकारें इजराइल के खिलाफ भूमिका नहीं ले रही हैं, तो हमें लगता है इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है कि जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जब जगह जगह मुल्कों में जनता खड़ी होगी तो उन देशों की सरकारों को भी भूमिका लेनी पड़ेगी और इजराइल पे भी दबाव बनेगा, क्योंकि इजराइल पे बिना दबाव बनाए ये युद्ध को रोका नहीं जा सकता। इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार होना उस तरीके से जैसे एक समय में दक्षिण अफ्रीका का हुआ था, रंगभेद की नीति पे,
आपको याद होगा एक समय भारत के पासपोर्ट पे लिखा जाता था कि ये पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के सिवाय पूरी दुनिया में वैध है। तो हम इजराइल का भी उसी तरह से विरोध करते थे जैसे दक्षिण अफ्रीका का करते थे, ये रंगभेद नीति के कारण। तो दोनों जगह रंगभेद नीति थी, अभी भी है इजराइल में। आप देखिए जिस तरह से वो फ़िलिस्तीनियों को मार रहे हैं। तो ये अगर इस तरह की भूमिका, कड़ी भूमिका दुनिया के देश और लोग लेंगे तो निश्चित रूप से दबाव बनेगा। लेकिन सर अब तो लगता है जैसे भारत की नीति में जो है बदलाव आया है। कहीं ना कहीं अभी हमारे पीएम साहब ने ट्वीट किया है कि हमारी नेतन्याहू से बात हुई है, जो हमला हुआ, तो इसको कैसे देख रहे हैं? जो भारत ईरान का करीबी हुआ करता था या गल्फ कंट्रीज़ का करीबी माना जाता था, अब वो बदली हुई नीति को कैसे क्या इससे भारत को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, नुकसान और फ़ायदा तो अलग अलग चीज़ है। नुकसान और फ़ायदा तो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहां सिर्फ वो व्यापार के आधार पर तय कर रहे हैं कि कौन उनका मित्र है कौन दुश्मन है। बल्कि आपको याद होगा भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाने का बयान देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैंने दोनों देशों को कहा है कि मैं उनके साथ व्यापार करूँगा। तो हमको व्यापार में छूट देने का लालच देके वो युद्ध रुकवाए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो लेकिन सारी चीज़ें उस पैमाने पे नहीं तय होती हैं। मुझे लगता है कि जो भूमिका गांधी जी ने ली थी वो एक नैतिक भूमिका थी कि ये जो इलाका है जेरूसलम वाला, यहाँ पे पहले फ़िलिस्तीनी रह रहे थे और ये ज़बरदस्ती जो 1947 में इज़राइल नाम का देश यहाँ बनाया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव से, इसको गांधी जी ने कहा ये गलत है। ये उसी तरह से गलत है कि जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, इसी तरह से फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है। वहाँ पे ज़बरदस्ती आप यहूदी लोगों को ले जाके बसा के इज़राइल नहीं बना सकते। और नेहरू की सरकार ने भी इसी नीति का अनुसरण किया। हमने फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया। लेकिन नरसिम्हा राव के समय से, जब से भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीतियाँ अपनाई हैं, हमने इज़राइल को मान्यता दी और धीरे धीरे हम इज़राइल के इतने नज़दीक हो गए हैं कि आज हम उनके हथियारों के सबसे बड़े ख़रीदार बन गए। वो हमें मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। अभी भारत पाकिस्तान के युद्ध में अगर पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया तो हमने इज़राइल के ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो ये जो उनके साथ एक सैन्य समझौता हो रहा है, ये भारत के हित में नहीं है। क्योंकि भाई हथियारों की खरीद बिक्री पे इन अमीर देशों की अर्थव्यवस्था चलती है और हथियार बिकेंगे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होंगे और उसका खामियाजा हम तीसरी दुनिया के देश के लोग भुगतेंगे। सर, जो ईरान ने हमला किया है इसको कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि ये फिर से जो खाड़ी देश है वहाँ पर अनस्टेबिलिटी करने की इच्छा है, या फिर से याल्टा 2.0 की भी बात आ रही है सामने कि ये फिर से एक नया तरीके से याल्टा 2 करें? नहीं, मेरे ख्याल से मुख्य तो वही है, तेल का सवाल कि तेल के संसाधनों पे कैसे अमेरिका और अमीर देशों का कब्ज़ा रहे। ये सारी लड़ाई इसी बात की है और इज़राइल को भी वो वहाँ पे इसीलिए संरक्षण दे रहे हैं ताकि उनका एक नुमाइंदा गल्फ़ के इलाके में मौजूद रहे और ताकतवर रहे, ताकि वो अपनी शर्तों पे तेल का सौदा अरब के मुल्क के लोगों के साथ कर सकें। सर, अभी बीते दिनों जो है देश में एक घटना हुई। एयर इंडिया का विमान जो लंदन जा रहा था वो क्रैश हो गया, जिसमें लगभग 300 लोगों के मरने की खबर आ रही है। 242 तो यात्री थे, उसके अलावा जिस हॉस्टल पे गिरा जहाँ पे स्टूडेंट थे, जो डॉक्टर थे, उनमें भी कई लोगों की जान गई। इसको कैसे देख रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कंपनी बोइंग कंपनी है जो ड्रीम लाइनर के जो प्लेन बनाती है, उसने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है और उसके जो पहले सीईओ वगैरह रह चुके हैं उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था इस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके बाद भी भारत में प्राइवेटाइजेशन होता है, एयर इंडिया टाटा को दी जाती है और लगातार वीडियोस भी आ रही है कि भाई उसकी जो एयरलाइन की कंडीशन सही नहीं थी, तमाम खराबियां थी। उसके बावजूद भी जो है इतना बड़ा हादसा हो जाता है और सरकार कहती है कि आज से जो है वो रोके नहीं जा सकते। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो तकनीकी दृष्टि से हुआ उसमें मैं नहीं जाऊंगा। वो तो कहीं ना कहीं कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से दुर्घटना हुई है और ये बात भी सही है कि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है।
लेकिन जो अहमदाबाद में हुई है, इससे हमको एक सबक ज़रूर सीखना चाहिए। देखिए, कोरोना के समय में ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय परिवारों में हुई हैं। गरीब लोगों में मौतें नहीं हुई हैं। उनको कष्ट झेलना पड़ा। उनको अहमदाबाद से, बम्बई से चल के उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में आना पड़ा। लेकिन मौतें बहुत ज़्यादा कोरोना से नहीं हुई। तो ये जो हम एक विकास की पद्धति हम अपना रहे हैं, जिसमें अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति एक संतुलन बनाने की कोशिश करती है। प्रकृति ने हमको एक संदेश देने की कोशिश की कि ये जो हम कर रहे हैं विकास के नाम पे, ये ठीक नहीं है। मैं भी इसको ठीक इसी तरह से देखता हूँ। आपको मालूम होगा कि पहलगाम के बाद सबसे ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ अगर कहीं तोड़ी गई हैं तो वो अहमदाबाद में। तो ये तो एक ऐसा हादसा था जिसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था। हमारी पूरी संवेदना है उन 241 जो यात्री थे जो मरे, और जो दूसरे मेडिकल कॉलेज के छात्र वगैरह मरे हैं इस दुर्घटना में, उन सभी परिवारों के प्रति पूरी संवेदना है। लेकिन मेरा सवाल ये है, नरेंद्र मोदी एक इंग्लैंड के नागरिक से जो गुजराती पृष्ठभूमि का है मिलने अस्पताल जाते हैं, लेकिन क्या वो जो पुंछ, राजौरी, उड़ी में जो लोग मारे गए अभी युद्ध में, आपका युद्ध था पाकिस्तान के साथ, आपके युद्ध में लोग मारे गए, आप वहाँ तो किसी से मिलने नहीं गए। आप मणिपुर में 3 मई 2023 से 250 लोग मरे हैं और वहाँ के लोग पूछ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कहाँ है। ठीक, तो जो लोग आपको पसंद नहीं है उनके मरने पे आपको कोई दोष नहीं। हमारी तो संवेदना हवाई जहाज़ में मरने वालों के साथ भी है और जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं उनके साथ भी है। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप कुछ लोगों को आप दोहम दर्जे का इंसान समझेंगे और आप ज़बरदस्ती बुलडोज़र चलाएंगे, आप बांग्लादेशी बता के उनकी परेड कराएंगे सड़क पे, और बाद में पता लगता है कि वो तो सब भारत के नागरिक। तो ये जो असंवेदनशीलता है, हमको कहीं ना कहीं सबक लेना चाहिए कि हम अगर जो लोग हमको पसंद नहीं हैं उनके प्रति हम असंवेदनशील रहेंगे और हम फिर अपनी संवेदना प्रकट करने जाएंगे जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, तो ये नीति ठीक नहीं है। लेकिन सर, एक वक्त होता था कि जब सरकार या मंत्री जो होते थे उस टाइम पे, चाहे रेल हादसा हो या कोई भी विभाग में हादसा होता था, तो हादसे तो नहीं टाले जा सकते हैं, लेकिन वो नैतिक जिम्मेदारी लेते थे और इस्तीफ़ा भी दिया करते थे। लेकिन आज इस्तीफ़ा तो छोड़िए, अफसोस तक जो है करने को जाहिर नहीं है, बल्कि पूरा एक एग्जीबिशन की तरह उसको बनाया जाता है, इवेंट की तरह, जिससे फ़ायदा हो, और 8-10 कैमरे लेकर पहुंच जाते हैं। तो इस कल्चर को कैसे देख रहे हैं कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी अब कहीं ना कहीं गायब होती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, ये भी एक नई संस्कृति है। इसमें ये कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वो कोई रेल दुर्घटना हो या फिर पहलगाम जैसी घटना हो। भाई, हमको बताया गया कि 370 धारा को हल्का करने से आतंकवाद की समस्या ख़त्म हो जाएगी, 500,000 का नोट बंद करने से आतंकवाद की समस्या ख़त्म हो जाएगी, कश्मीर में चुनाव नहीं होने दिए गए 5 साल, 10 साल बाद वहाँ चुनाव हुए, अभी तक उसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है, उसके बाद भी घटना हो गई। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज तक कश्मीर के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया वो कहाँ है? उनको आपने नहीं पकड़ा, आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध कर लिया। ये ठीक है कि 3 दिन में युद्ध विराम किया, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि युद्ध लंबा नहीं चलना चाहिए, लेकिन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निर्दोष लोग इसका खामियाजा भुगतें, ये बात ठीक नहीं है। पहलगाम में तो लोग मरे ही 26, उसके बाद 30 के करीब लोग भारत के मरे हैं अलग अलग इलाकों में युद्ध में, और अभी ठीक से मुआवजा भी नहीं दिया गया। मतलब जिसका घर टूटा है उसको 1,30,000, जो आंशिक नुकसान हुआ है उसका 6,000, और मरने वालों को तो खैर 10-10 लाख उनके परिवारों को मिला है। लेकिन और वहाँ बंकर बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या हम अब सुरक्षा के लिए देश में अब बंकर ही बनाएंगे सबके लिए? हाँ, या इसका कोई बेहतर रास्ता हो सकता है कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना, युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया ने ये भूमिका ली है कि अगर मामला द्विपक्षीय है, जैसा आप कहते हैं, भाई ट्रंप ने बोला कि हमने रुकवाया, तो आप सफाई दे रहे हैं कि नहीं, ट्रंप ने नहीं रुकवाया, ये भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बातचीत करके रुकवाया। लेकिन उसके बाद जब आप प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं तो पूरी दुनिया में भेजते हैं, पाकिस्तान और चीन में नहीं भेजते हैं।
तो सोशलिस्ट पार्टी ने तय किया है कि हम एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेंगे अगर भारत सरकार नहीं भेजेगी, और बातचीत पाकिस्तान से होनी चाहिए, और ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हाँ कोई युद्ध ना हो, हमारे सैनिक एक दूसरे पे गोली ना चलाएं। भारत और चीन की सीमा पे सैनिक एक दूसरे पे गोली नहीं चलाते हैं। बहुत लंबे समय से कोई मौत की खबर नहीं है, सिवाय गलवान में जो 2020 में हुआ, और वहाँ भी गोली से नहीं मरे लोग अपने, तो पीट पीट के मारे गए। तो सैनिक एक दूसरे पे गोली ना चलाएं, तोपें ना चलें, जो शेलिंग होती है। आपको मालूम है एक विहान नाम का 13.5 साल का लड़का पुंछ में मरा है, और उसके पिताजी ने जब उसके कार पे जब बम गिरा और जब होश आया उनको, जब उन्होंने अपने बेटे के ठुड्डी पे हाथ लगाया तो सारा मांस उसके दिमाग का उनके हाथ में आ गया। तो इस तरह की दर्दनाक मौतें हुई हैं लोगों की। ये क्यों आम लोग खामियाजा भुगते हैं? चूँकि आपने तय किया है कि आपको पाकिस्तान के साथ युद्ध करना है, तो ये युद्ध नहीं होने चाहिए। सैनिक गोली ना चलाएं, तोप ना चलें, शेलिंग ना हो, और आतंकवाद से तो दोनों देशों को मिल के निपटना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद का खामियाजा भुगतता है। सर, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान का नाम, सिर्फ नाम लेने से या सवाल करने से, अगर सरकार से सवाल करते हैं किसी भी मसले पे, तो उसको एंटी नेशनल या देश विरोधी या भारत विरोधी या सेना विरोधी बता दिया जाता है। ऐसे में आप बात कर रहे हैं युद्ध विराम की और पाकिस्तान जाने की, चाइना से बात करने की, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि कहीं सरकार या सरकार के जो आईटी सेल वाले हैं कहीं वो ट्रोल करेंगे या आप पे ऐसे मुकदमे लगाएंगे कि ये पाकिस्तान परस्त है, चाइना परस्त है? नहीं, उनको कहने दीजिए भाई, उनको अपना काम करना है, हमें अपना काम करना है। मैं तो मनोज सिन्हा जी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे भी मैंने ये बात कही कि भाई पाकिस्तान से बातचीत करने के बजाय पूरी दुनिया में क्यों आप डेलीगेशन भेज रहे हैं। उनका हालांकि कहना था कि पाकिस्तान में किससे बात करेंगे, वहाँ तो कोई सरकार ही नहीं है, वहाँ तो सेना ही सब कुछ तय करती है। वो सही है, लेकिन उस स्थिति को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि चुनी हुई सरकार ज़्यादा वहाँ ताकतवर बने। तो अगर हम उससे बात ही नहीं करेंगे तो वो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? तो हम लोग ने हमेशा सही बात की है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, हथियार ख़त्म होने चाहिए। परमाणु हथियार तो आपको एकदम ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि दुनिया के 125 से ज़्यादा देशों ने ये संधि की है अलग अलग दुनिया के 5 इलाकों में, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और मंगोलिया। ऐसे 5 इलाके हैं जिन्होंने संधि करके तय किया है कि हाँ, और वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला, तो 6 इलाके हैं जिन्होंने तय किया है कि वो कभी परमाणु हथियार बनाएंगे नहीं और किसी दूसरे देश को अपने यहाँ लगाने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि ये सही नीति है जिसमें कोई युद्ध ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, और ये सही बात है और इसको हम लोग लगातार कहेंगे। अभी युद्ध जब शुरू हुआ है उसके बाद से हम लोगों ने 3 ऑनलाइन मीटिंगें की हैं, क्योंकि अभी आने जाने पे पूरी तरह से प्रतिबंध है वहाँ के और यहाँ के कार्यकर्ताओं की, छात्रों, युवाओं की और प्रोफेसर लोगों की। और एक बड़ी आबादी है वो मानती है कि ये युद्ध नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बताऊं, 2018 में अहमदाबाद से जो नडा बेट बॉर्डर है गुजरात की सीमा पे पाकिस्तान से, वहाँ तक की हमने पदयात्रा निकाली थी, और उसमें नरेंद्र मोदी जी की श्रीमती जी यशोदा बहन आई और उन्होंने कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे सैनिक एक दूसरे को क्यों मारें। भाई, जब चीन के साथ हमारा ऐसा समझौता है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? भाई, नरेंद्र मोदी जी तो जिस दिन उनको मन करता है वो नवाज शरीफ के पारिवारिक कार्यक्रम में जाके शामिल हो जाते हैं, तब तो वो उनसे नहीं पूछते कि आप आतंकवाद को संरक्षण क्यों दे रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता व्यक्तिगत स्तर पे अच्छा रहे, तो बाकी देश के लोगों का क्यों ना रहे? ये सवाल। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे संदीप पांडे जी को, जो मैग्सेसे अवॉर्डी हैं, लेकिन इन्होंने गाज़ा में जेनोसाइड को लेकर इजराइल के विरोध में मैग्सेसे वापस कर दिया था। बाकी आप इनकी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ तो यह है कि जिस तरीके से आज कल्चर चल रहा है और विश्व जो है युद्ध की तरफ धकेला जा रहा है, कहीं ना कहीं सीधा सीधा पश्चिमी देश अपने हितों के लिए कर रहे हैं। बाकी इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। क्या नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।